अगर आप बैंक एम्प्लॉयज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल, दैट इज फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस अंडर फैम एंड अदर रेगुलेशंस। इसका हमने यूनिट 4 शुरू किया हुआ था, दैट वाज अबाउट फैसिलिटीज टू रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट एंड पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले जो हमने सबसे फर्स्ट पार्ट कवर करा था दैट वाज मनी चेंजिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद हमने अपना सेकंड पार्ट शुरू करा था दैट वाज मिसलेनियस रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया, फैसिलिटीज फॉर रेजिडेंट। इसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले हम अभी तक ये देख लेते हैं, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था एएमसीज के बारे में। एएमसीज कौन से होते हैं? ऑथराइज मनी चेंजर्स, उनकी फुल फॉर्म होती है। ये ऐसे पर्सन होते हैं जिनको आरबीआई के द्वारा ऑथराइज करा जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी के अंदर डील कर सकते हैं। एएमसीज कौन होते हैं? एफएफएमसीज होते हैं, फुल फ्लैश मनी चेंजर्स काम करते हैं। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था मनी चेंजिंग एक्टिविटीज के अंदर सबसे पहले इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को लाना और बाहर लेके जाना, वो किस तरीके से करा जा सकता है। अगर आपको अंदर लेके आना है तो आपको जितना फॉरेन एक्सचेंज आप लेके आए हो आपको करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर क्या करना पड़ता है, उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको बाहर लेके जाना है तो आपको देखना पड़ता है कि उस रेमिटेंस के रिगार्डिंग आपके पास जनरल परमिशन है या स्पेशल परमिशन है, एंड उसके बाद ही क्या कर सकते हो आप अपने ऑथराइज डीलर के थ्रू या मनी चेंजर के थ्रू वो पैसा रेमिट करवा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो भी एमसीज हैं वो फॉरेन करेंसी पब्लिक से कब कब खरीद सकते हैं, उसकी कुछ प्रोविजंस थी। उसके बाद अगर एएमसी है वो किसी और एएमसी या ऑथराइज डीलर से पैसा खरीदना चाहता है तो वो किस तरीके से कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज को बेचना है तो किस तरीके से बेचा जा सकता है, मतलब कि अगर पब्लिक फॉरेन करेंसी खरीदना चाहती है तो मनी एक्सचेंजर क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज को बेचेगा। तो किस किस केस में बेच सकता है? प्राइवेट विजिट्स के केस में बेच सकता है, बिजनेस विजिट्स के केस में, फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड इशू करे जा सकते हैं, एंड उसकी कुछ कंडीशन है जिनके वो हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इंडियन करेंसी को रिकन्वर्ट करवा सकते हो इन फॉरेन करेंसी। ये कब होता है कि सपोज एक पर्सन ने पहले फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट कराया था एंड उसका कुछ पैसा क्या रह गया, अनयूटिलाइज रह गया, तो वो क्या करा सकता है, उसको रिकन्वर्ट करवा सकता है इनटू देयर फॉरेन करेंसी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये सारी की सारी जो भी ट्रांजेक्शन है वो जब वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही होंगी तो बैंक को क्या इंश्योर करना है कि जो भी केवाईसी, एएमएल और सीएफटी गाइडलाइंस है उनको हमने क्या कर रहा हो, कंप्लाई कर रखा हो। उसके बाद जो भी ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको अपने पब्लिक काउंटर के पास या एक प्रोमिनेंट प्लेस पे एक्सचेंज रेट चार्ट को डिस्प्ले करना है, जिसमें उन्हें बताना है कि मेजर करेंसीज जो हैं वो किस रेट के ऊपर डील कर रही हैं आज के दिन, और जो भी ये एक्सचेंज रेट होगा वो आपको 10:30 बजे तक क्या कर देना है, रोज की रोज अपडेट करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट या डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉरेन करेंसी नोट्स और ट्रैवलर चेक्स। ये केस कब आता है कि सपोज जब मनी एक्सचेंजर के पास सरप्लस के अंदर फॉरेन करेंसी बच जाए तो किस तरीके से उस फॉरेन करेंसी को एक्सपोर्ट कर सकता है टू द ओवरसीज बैंक और टू द प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, उसके बाद सपोज आपके पास फॉरेन करेंसी है, जो फेक फॉरेन करेंसी आ जाती है, उसको किस तरीके से राइट ऑफ करा जाता है, हमने उसके बारे में पढ़ा। एंड कुछ रजिस्टर एंड बुक्स जो कि एक जो भी पर्सन मनी चेंजेस बिजनेस को परफॉर्म कर रहा है उसको क्या करके रखने पड़ता है, अपने पास मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। उसके बाद हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखी थी। स्टेटमेंट्स हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स थी। 2 स्टेटमेंट्स हम मंथली बेसिस पे सबमिट करवाते हैं, एक स्टेटमेंट हम क्वार्टरली बेसिस पे और एक हम एनुअल बेसिस पे क्या करवाते हैं, सबमिट करवाते हैं टू द आरबीआई। उसके बाद एएमसीज क्या कर सकते हैं, अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोल सकते हैं, और एडी कैटेगरी 2 ब्रांच क्या कर सकते हैं, नोस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अंदर हमने नोस्ट्रो अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में समझा था, उनकी डेफिनेशन क्या, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमने कुछ गाइडलाइंस पढ़ी कि जो भी हमारे ऑथराइज कैटेगरी 1 ब्रांच है, ऑथराइज कैटेगरी 2 ब्रांचेस हैं, एफएफएमसी से फुली फ्लेज्ड मनी चेंजर्स हैं, वो अपने अगर एजेंट्स और फ्रेंचाइजीज अपॉइंट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है हमने वो देखा। तो सबसे पहले रिगार्डिंग था जनरल परमिशन थी। उसके बाद हमने एक नेट ऑन फंड्स की कंडीशन देखी। उसके बाद फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट आप अपने बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो, बट उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कुछ कंडीशंस होनी ही चाहिए, उसको हमने 4 कंडीशंस के फॉर्म में पढ़ा। उसके बाद जो भी फ्रेंचाइजर है उसको अपनी फ्रेंचाइजी की क्या करनी है, ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी है। एंड ये नहीं कि सिर्फ वो फर्स्ट एक बार ड्यू डिलिजेंस करके छोड़ दे, हर साल एटलीस्ट एक बार उसको क्या करनी है, ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी है। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ सेंटर्स की, कहाँ कहाँ फ्रेंचाइजी अपॉइंट करी जाएगी, वो किस तरीके से सिलेक्ट करा जाएगा। एंड सिमिलरली जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो भी ट्रांजेक्शन है हमने ये देखनी है कि जो भी एएमएल, केवाईसी और सीएफटी गाइडलाइंस है उनका हम स्ट्रिक्टली अडेयर कर रहे हो, उनको स्ट्रिक्टली पालन किया जा रहा हो। यहाँ हमने अपना फर्स्ट पार्ट खत्म करा था। उसके बाद हमने अपना सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर शुरू करा, दैट वाज मिसलेनियस रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया, फैसिलिटीज फॉर रेजिडेंट्स की
अगर इंडियन रेजिडेंट्स क्या करना चाहते हैं, इंडिया से बाहर कुछ मिसलेनियस रेमिटेंसेस करना चाहते हैं, तो उनकी वो किस तरीके से करी जा सकती है। ठीक है, इसके अंदर ट्रांजेक्शन को 3 शेड्यूल्स में बांटा गया। पहला शेड्यूल जो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, दूसरा जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी फ्रॉम द एप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री, थर्ड जिसके अंदर कुछ लिमिट डिफाइन कर दी कि अगर आप उस लिमिट के अंदर रहकर ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो तो आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई अप्रूवल की नीड नहीं है। बट अगर आपको उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर की ट्रांजेक्शन करनी है तो आपको आरबीआई की क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल उससे पहले लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमने ड्रोल की डेफिनेशन समझी थी कि ड्रोल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आए कि जो हमारे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 वाली ब्रांचेस हैं वो किन किन केसेस के अंदर या किन किन पर्पसेस के लिए क्या कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिलीज कर सकती है। उसके बाद रेमिटेंसेस फैसिलिटीज फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, इसके अंदर हमने एक लिमिट देखी कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, एक स्कीम डिस्कस करी, इसको ही हम आज डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। उसके अंदर एक लिमिट प्रोवाइड करी गई कि आप यूएसडी 2,50,000 तक क्या कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए पैसा रेमिट कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ट्रैवल के लिए कुछ अलग से लिमिट्स देखी हमने। ठीक है, उसके बाद अगर आप सैलरी रेमिट करना चाहते हो तो वो किस तरीके से करी जाएगी। उसके बाद अगर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ, अगर आप मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ एनी एनआरआई क्लोज रिलेटिव कर रहे हो तो किस तरीके से होगा। बेसिकली कि एक रेजिडेंट बंदा है, उसका एक रिलेटिव है जो कि क्लोज रिलेटिव है, वो एनआरआई है, तो रेजिडेंट बंदा एनआरआई के पैसे पे कर रहा है तो वो किस तरीके से कर सकता है। उसके बाद हमने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के बारे में समझा, वो किस तरीके से इशू किए जाते हैं और उसमें क्या क्या जो है गाइडलाइंस वो हमने फॉलो करनी है। ठीक है, इसके अंदर ही हमने स्टोर वैल्यू कार्ड, चार्ज कार्ड और स्मार्ट कार्ड्स को भी डिस्कस करा था। उसके बाद जो हमने प्रीपेड ट्रैवल कार्ड इशू करे, अगर उनके उसमें अनयूटिलाइज बैलेंस बच जाता है तो किस तरीके से यूटिलाइज करा जा सकता है, किस तरीके से उसको डील किया जाएगा, हमने उस चीज को देखा। उसके बाद हमने रेमिटेंसेस फॉर अदर्स के अंदर लिमिट्स देखी कि अगर हमने इन पर्पसेस के लिए पैसा रिमिट करना है तो उसकी क्या लिमिट है। अगर तो लिमिट के अंदर रहते रहते हम अपना पैसा रिमिट कर रहे हैं, देयर इज नो नीड फॉर आरबीआई अप्रूवल। बट अगर हमें लिमिट से ज्यादा की रेमिटेंस करनी है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर द आरबीआई अप्रूवल, हमें आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, अगर टूर ऑपरेटर्स ने क्या करना है, टूर अरेंज करने हैं, टूर अरेंज करने के लिए वो किस तरीके से फॉरेन रेमिटेंस कर सकते हैं, हमने उसके बारे में देखा। इसको हमने प्राइमरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था। फर्स्ट वाज रेजिडेंट्स रेमिटेंसेस फॉर होटल्स या एजेंट्स, के होटल्स को आप डायरेक्ट पैसा दे रहे हो या एजेंट्स जो आपको होटल अरेंज करके देंगे आप उनको पैसा पे करो, वो किस तरीके से होगा। फिर आप अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद आप रोड, वाटर, ट्रेल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए भी पैसा रिमिट कर सकते हो। उसके बाद पैसा आप पे कर सकते हो टू द ट्रैवल एजेंट्स होस्टलियर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड। बेसिकली एक बंदा था, इसके अंदर बेसिकली क्या था, जो फॉरेन टूरिस्ट है वो इंडिया विजिट कर रहा है एंड उसको साथ के साथ क्या करनी है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी विजिट करनी है। तो टूर ऑपरेटर क्या कर रहा है, काइंड ऑफ उसे पैकेज ऑफर कर रहा है कि आप इंडिया का भी पैकेज ले लो और फॉरेन जो नेबरिंग कंट्री में आपको वो भी विजिट करवा दूंगा। तो नेबरिंग कंट्री का जब टूर अरेंज हो रहा है तो वहां भी आपको फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा पे करना पड़ेगा, तो उसके अंदर किस तरीके से रेमिटेंस होगी, हमने उसकी गाइडलाइंस को पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में एडवांस रेमिटेंसेज अलाउड थी, वो कितनी थी, हमने उसके लिमिट्स को पढ़ा, किस तरीके से करी जा सकती है, हमने उस चीज को डिस्कस करा। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में गारंटीज किस तरीके से इशू करी जा सकती है, हमने उस चीज को पढ़ा। ठीक है, ये अभी तक हमने कवर करा था। आज का हम अगला सेशन शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर टॉपिक हम सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ यूएसडी 2,50,000 फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। बेसिकली एक स्कीम लाई गई, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। रेमिटेंस स्कीम मतलब रेमिटेंस, आपको पैसा रेमिट करना है। लिबरलाइज मतलब जिसके अंदर जो भी रेगुलेशंस थी या जो भी गाइडलाइंस है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया गया, ताकि ये चीज को क्या करा जा सके, प्रमोट करा जा सके। ठीक है, सो under the revised liberalized remittance scheme, the Reserve Bank of India has given resident individual freedom to make remittances for permitted purposes without specific limit for the various purposes। कि आपको सिर्फ एक लिमिट क्या कर दी गई, डिफाइन कर दी गई, आपकी पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए कोई लिमिट डिफाइन नहीं करी गई। ठीक है, तो आपके ऊपर लिमिट क्या लग रही है, 2,50,000 कि अब 2,50,000 की एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर बोथ करंट एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन जो कि हमें क्या करी है, परमिट करी गई है, उसके लिए क्या कर सकते हो, रेमिटेंस कर सकते हो। ठीक है, जो उसके बाद जो ये स्कीम है ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है, कॉर्पोरेट्स, इन पार्टनरशिप फर्म्स, एचयूएफ्स, ट्रस्ट एटसेट्रा, इन सबको ये क्या है, स्कीम परमिटेबल नहीं है। तो ये स्कीम सिर्फ किसको मिलती है, इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर फॉर द परमिटेड करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस यूएसडी 2,50,000 की ट्रांजेक्शंस की रेमिटेंस कर सकता है अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ठीक है, उसके बाद एक माइनर जो है बंदा, माइनर मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो भी एलआरएस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, बट अगर एक माइनर एलआरएस स्कीम के अंदर रेमिटेंस करना चाहता है तो जो भी वो रेमिटेंस कर रहा है वो जो भी उसका गार्डियन होगा वो क्या करेगा, उसको काउंटर साइन करेगा कि हाँ मैं भी, क्योंकि माइनर अपने बेसिस पर डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि
वो 18 साल से भी उसकी एज कम है, तो गार्डियन के भी उसके अंदर क्या लगते हैं, साइन लगते हैं। उसके बाद जो भी रेमिटेंस फैसिलिटी है इसको कंसोलिडेट करा जा सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर। बेसिकली सपोज आप एक फैमिली लेते हैं, ठीक है, फैमिली के अंदर सपोज 3 मेंबर्स हैं, ओके, ठीक है, 3 मेंबर्स हैं, तीनों की इंडिविजुअल लिमिट्स कितनी होगी, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, ओके। बट सपोज यहाँ पे पर्सन ए है, बी है, सी है, हमारी फैमिली का नाम है एबीसी फैमिली, ओके। ये दीज ऑल आर इंडिविजुअल्स एलआरएस स्कीम के अंदर ये क्या करना चाहते हैं, अपनी रेमिटेंस करना चाहते हैं। तो सपोज ये अब क्या कर सकते हैं, 2.5 लाख की अलग अलग पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये लोग सारी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो इस लिमिट को कंसोलिडेट करा जा सकता है, मतलब इसको लिमिट को बनाया जा सकता है 7.5 लाख, एंड एक ही फैमिली मेंबर क्या कर सकता है, डायरेक्ट 7.5 लाख की पेमेंट कर सकता है। इस चीज की क्या दी गई है, हमें परमिशन दी गई है, कंसोलिडेशन की परमिशन है, बट कंडीशन क्या है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो स्कीम की वो क्या करी गई हो, फुलफिल करी गई, ठीक है। इस चीज को कंसोलिडेशन करना भी कहते हैं और इस चीज को क्लबिंग करना भी कहते हैं। बेसिकली हमने क्या कर दिया, चीजों को उठा के उसको क्लब कर दिया, इकट्ठा कर दिया। उसके बाद however the clubbing is not permitted by the other family members for capital account transactions, ठीक है। कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगी, लाइक हमने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने परचेज ऑफ प्रॉपर्टी करनी है। अगर तो ये तीनों के तीनों मेंबर्स, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, सिर्फ एग्जांपल के पर्पस हम 3 मेंबर्स ले रहे हैं, मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं। अगर ये 3 मेंबर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो हमने पढ़ी, अकाउंट खोलना, इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी परचेज करना, उसके को-ओनर्स नहीं बनते हैं, तो उस केस के अंदर ये क्लबिंग अलाउड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने सपोज एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, ठीक है, आपने सपोज प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी एक्स, ओके, प्रॉपर्टी एक्स खरीदनी है, तो अगर उसके ओनर जो होंगे वो बनने वाले हैं ए, बी एंड सी, तो उस केस में तो आप क्या कर सकते हो, क्लबिंग कर सकते हो। बट अगर जो इसके ओनर्स हैं वो ओनली ए बनने वाला है, तो ये क्लबिंग अलाउड नहीं है, को ओनर्स का होना उस केस के अंदर बहुत जरूरी, ठीक है। उसके बाद a resident cannot give to another resident in foreign currency for the credit of latter's foreign currency account held abroad under the LRS। बेसिकली एक रेजिडेंट दूसरे रेजिडेंट को फॉरेन एक्सचेंज गिफ्ट कर सकता है, बट वो कब नहीं कर सकता, जब वो पैसा उसके फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर जा रहा हो। So a resident cannot give to another resident in foreign currency for the credit of latter's foreign currency account held abroad under LRS। Basically D and E are two residents, ठीक है। E का क्या है, एक फॉरेन करेंसी अकाउंट है, फॉरेन करेंसी अकाउंट अंडर स्कीम LRS, ठीक है। तो D उसको पैसा या फॉरेन करेंसी गिफ्ट नहीं कर सकता अगर ये पैसा इसके अंदर क्या हो रहा हो, क्रेडिट हो रहा हो, ठीक है। तो इस लाइन का ये मतलब था। उसके बाद all other transactions which otherwise are not permissible under FEMA and are those in nature of remittance for the margin or margin cost overseas exchanges overseas counterparties are also not allowed। बेसिकली क्या कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो फेमा के अंदर अलाउड नहीं है या जिनके अंदर मार्जिन की रिक्वायरमेंट आती है, वो ट्रांजेक्शन आप एलआरएस के थ्रू नहीं कर सकते, उसको आपको अलग से विदाउट द बेनिफिट ऑफ द एलआरएस स्कीम ही आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन सी है जो आप एलआरएस स्कीम के अंदर कर सकते हो। आप फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकते हो किसी बैंक के साथ, ठीक है। आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो अब्रॉड के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड के अंदर कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो, आप हो सकता है लिस्टेड या अनलिस्टेड एंटिटीज के शेयर खरीद लो, ठीक है, उनके कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दो, या आप हो सकता है उनके इंप्लॉइज हो तो आपको ईएसओपी की ऑप्शन मिली हो, जिसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बोलते हैं, उसके अंदर आपने पैसा डाला हो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाल सकते हो, वेंचर कैपिटल फंड्स के अंदर डाल सकते हो, मतलब किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की आपको क्या दी गई है, परमिशन दी गई है। उसके बाद आप फॉरेन के अंदर क्या कर सकते हो, अपनी होली ओन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर्स भी खुलवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, किसी नॉन रेजिडेंट जो कि आपका रिलेटिव है उसको लोन भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये 5 तरीके की हमारे पास कैपिटल ट्रांजेक्शन परमिटेड है जो कि एलआरएस स्कीम के अंदर क्या करी जा सकती है, परफॉर्म करी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद द लिमिट ऑफ USD 2,50,000 अंडर द स्कीम ऑल्सो इंक्लूड्स रेमिटेंसेस फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। बेसिकली हमने ऊपर जो लिमिट पढ़ी थी उसमें क्या था, 2,50,000 की जो लिमिट है USD वाली, उसके अंदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी आ जाती है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी आती है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ जाता है। तो ये जो हमने ऊपर पढ़ी दैट वाज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कुछ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी इसके अंदर आती है, लाइक सपोज आप प्राइवेट विजिट के लिए जा रहे हो, गिफ्ट डोनेशन देना चाह रहे हो, आप इंप्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो, इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो, ऐसे कामों के लिए भी जा रहे हो, तो उसकी जो लिमिट है वो 2,50,000 क्या करी गई है, फिक्स करी गई है,
ठीक है। इन केस आप 2,50,000 से ज्यादा की रेमिटेंस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। आरबीआई के अप्रूवल के बिना आप 2,50,000 से ज्यादा की रेमिटेंस नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, हम कुछ पर्पसेस देख रहे हैं कि जो हमने ऊपर अभी लाइक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वाले पर्पस देखे, इन पर्पसेस के केस में कुछ अलग से गाइडलाइंस दी गई हैं, हम उनको देखने वाले हैं। सबसे पहले केस आता है प्राइवेट विजिट का। प्राइवेट विजिट हम डायरेक्ट जैसे ऊपर पड़ गया एग्जैक्ट सेम है। प्राइवेट विजिट के केस में आप नेपाल या भूटान को छोड़ के किसी और कंट्री के अंदर विजिट कर रहे हो तो आप अपने ऑथराइज डीलर के थ्रू क्या कर सकते हो, यूएसडी 2,50,000 की रेमिटेंस करवा सकते हैं। उसके अलावा और टूर रिलेटेड एक्सपेंसेस भी क्या करे जाएंगे, इसके अंदर इंक्लूड करे जाएंगे। अंडर द एलआरएस लिमिट ही वो क्या आ जाएंगे कि आप ऑल द टूर एक्सपेंसेस को मिला के भी क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 2,50,000 की रेमिटेंस ही कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद गिफ्ट डोनेशन का केस है। गिफ्ट डोनेशन के केस में भी क्या लिमिट है, 2,50,000 आप उतना क्या कर सकते हो, रेमिट कर सकते हो। आप गिफ्ट किसको दे सकते हो, टू अ पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया और डोनेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया, कि कोई भी पर्सन बाहर है आप उसको गिफ्ट कर सकते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेट कर सकते हो। लाइक सपोज ट्रस्ट है, आप किसी ट्रस्ट फॉरेन ट्रस्ट उसको डोनेट करना चाहते हो, 2,50,000 की आप रेमिटेंस कर सकते हो विदाउट द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। नेक्स्ट, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि एक बंदा सपोज बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो वो क्या कर सकता है, यूएसडी 2,50,000 की ड्रोल कर सकता है। उसके बाद इमिग्रेशन पर्पस के लिए भी क्या करी जा सकती है, विड्रॉ करी जा सकती है। उसके ऊपर भी क्या लिमिट लगती है, यूएसडी 2,50,000 की लिमिट लगती है। ठीक है। बट इसके अंदर सपोज अगर एक पर्सन क्या करा, एक पर्सन ना इंडिया का था, ठीक है, ही मूव्स टू कनाडा, ओके, ठीक है, तो उसने जो फर्स्ट रेमिटेंस करवाई दैट वाज फॉर 2,50,000 यूएसडी। ठीक है। बट कनाडा इज एक्सपेंसिव प्लेस, तो हो सकता है उसको वहां पे और ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ रही हो। ठीक है। तो उसको और ज्यादा अमाउंट की रेमिटेंस अलाउ करी जा सकती है फॉर द मीटिंग ऑफ द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मतलब जो स्टार्टिंग में होने वाले एक्सपेंसेस हैं कि उसको अपनी उस कंट्री के अंदर सेटल होना, उसके लिए उसको रेमिटेंस अलाउ करी जा सकती है। बट ये पैसा उसको अलाउ नहीं करा जाएगा अगर वो पैसा इसलिए यूज करे ताकि वो वहां के पॉइंट्स और क्रेडिट्स ले सके, ताकि वहां की उसको क्या मिल जाए, पीआर या सिटीजनशिप मिल जाए, तो उस केस में रेमिटेंस अलाउड नहीं होगी। बट अगर वो बंदा अपने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के लिए पैसा ड्रॉ करना चाहता है तो वो उसको 2,50,000 से ज्यादा की ड्रॉ करने की परमिशन दे दी जाएगी। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, कि अगर आप अपने क्लोज रिलेटिव जिसकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट वाली हमने पढ़ी थी उसको पैसा रेमिट करना चाहते हो अप टू द 2,50,000 ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, वो भी क्या है हमारे पास अलाउड है। ठीक है। बिजनेस ट्रिप्स के केस में भी 2,50,000 की लिमिट, आप जितनी मर्जी विजिट्स कर लो, टोटल आप पैसा कितना रेमिट करवा सकते हो, 2,50,000 करवा सकते हो। ठीक है। बिजनेस ट्रिप के अंदर क्या क्या आ सकता है, लाइक आपको कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल सेमिनार कंडक्ट वहां पे अटेंड करना है, कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग अटेंड करनी है, किसी भी मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम करना है वो किसके अंदर आ जाता है, बिजनेस ट्रिप के अंदर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हाउएवर इफ एन एम्प्लॉय इज बीइंग डेप्यूटेड बाय एन एंटिटी फॉर एनी ऑफ द अबव एंड एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द लेटर, such expenses shall be treated as residual current account transaction outside LRS and may be permitted by the authorized dealer without any limit। ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है कि सपोज अगर एक पर्सन है उसको डेप्यूटेशन पे मतलब टेम्परेरी बेसिस के ऊपर क्या करा, फॉरेन के अंदर उसको भेजा गया। ठीक है। और उसके जो खर्चे हैं वो कौन बियर कर रहा है, एंटिटी बियर कर रही है। लेटर का मतलब जो बाद में आ रही पार्टी एंटिटी बियर कर रही है। तो ये खर्चे एलआरएस स्कीम की रेमिटेंस के अंदर नहीं आएंगे और इस खर्चों की जो रेमिटेंस है वो विदाउट एनी लिमिट ऑथराइज्ड डीलर क्या कर देगा, आपको अलाउ कर देगा। ठीक है। इसके अंदर एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो लेट सपोज देयर इज एन एम्प्लॉयर, ठीक है, एंड सेकंड इज देयर इज एन एम्प्लॉय। ठीक है। एम्प्लॉयर है हमारे पास एबीसी कंपनी, इसको एबीसी लिमिटेड लिखते हैं, एबीसी लिमिटेड। एम्प्लॉय है वो हमारे पास ए है। ठीक है। इसको हमने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेजा। ठीक है। इसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे कंपनी कह रही है कि हम बियर करेंगे। ठीक है। अब ए की जो पर्सनल लिमिट है वो एलआरएस स्कीम के अंदर कितनी है, 2,50,000। तो जो ये एक्सपेंसेस के लिए इसको पैसा मिलेगा वो 2,50,000 वाली अमाउंट के अंदर कंसीडर नहीं करा जाएगा, उसको इससे एक्सक्लूड करके ही हम कंसीडर करेंगे। तो ये पैरा इस चीज को बारे में बता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, की किसी भी पर्सन का सपोज अब्रॉड के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो अब विदाउट एनी एस्टिमेट फ्रॉम द हॉस्पिटल और डॉक्टर क्या कर सकते हो, 2,50,000 की उसको रेमिटेंस कर सकते हो। ठीक है। बट अगर वो बंदा चाहता है कि उसको 2,50,000 से ज्यादा की रेमिटेंस चाहिए तो वो क्या करे, अपने हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाए, उसको बोले कि मेरे को एक एस्टिमेट बना के दो कि मेरे को अगर अपना इलाज करवाना है तो कितने पैसे लगने वाले। तो उसके बेसिस पे जो बैंक है वो क्या कर सकते हैं, 2,50,000 से ज्यादा की रेमिटेंस अलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जनरल नॉर्मल परमिशन हमारे पास 2,50,000 की है, ठीक है। बट वो पर्सन ने एस्टिमेट बनवाया, और एस्टिमेट में ये आता है कि अगर उस पर्सन को अपना इलाज कराना है तो उसको एटलीस्ट $4 लाख चाहिए, ठीक है। तो अगर एस्टिमेट के बेसिस पे उसको $4 लाख चाहिए, तो बैंक्स को जनरल परमिशन है कि वो $4 लाख रेमिट कर सकते हैं। बट आपको क्या लेनी है, एक एस्टिमेट लेनी है फ्रॉम द डॉक्टर और हॉस्पिटल जिससे भी उसका इलाज चल रहा हो, ठीक है। उसके बाद जो भी अब देखो एक बंदा है वो इलाज कराने जा रहा है, तो देर आर हाई चांसेस कि उसके साथ एक और पर्सन भी उसके साथ जा रहा हो, वो अकेला इलाज कराने ना जा रहा हो। तो जो पर्सन उसके साथ जा रहा है उसको भी $2,50,000 की एडिशनल रेमिटेंस करने की क्या दी गई है, परमिशन दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट वो कि फैसिलिटीज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स फॉर परस्यूइंग देयर स्टडीज अब्रॉड, कि एक इंडियन स्टूडेंट जो बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर अपनी स्टडी को परस्यू कर रहा है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या गाइडलाइंस है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले जो भी बच्चा बाहर स्टडी कर रहा है, ठीक है, वो 2,50,000 की रेमिटेंस तो उसको अलाउड ही अंडर द एलआरएस स्कीम। उसके अलावा अगर उसकी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो हायर एस्टिमेट प्रोवाइड करती है कि 2,50,000 से काम नहीं चलेगा, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो उतने पैसे अलाउ करने की आपको क्या दी गई है, परमिशन दी गई है। बट कंडीशन सेम है कि आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूशन जो भी अब्रोड होगा जिसके अंदर वो बच्चा पढ़ना चाहता है उससे आपको क्या लेना है, एक एस्टिमेट ले लेना, ठीक है। सो दिस वाज कि आप सर्टेन ट्रांजेक्शंस के रिगार्डिंग किस किस तरीके से क्या कर सकते हो, रेमिटेंस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है कि जो भी हमने अभी ट्रांजेक्शन्स देखी या जो भी हमने रेमिटेंस देखी, इनके अंदर जो भी पैसा की ट्रांजेक्शन करी जाएगी या जो भी रेमिटेंस करी जाएगी, इट शुड बी एज पर द एप्लीकेबल लॉ, एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आती है उसके अंदर जो भी एप्लीकेबल रूल्स हैं, उन एप्लीकेबल रूल्स के अंदर रहते रहते ही हमने क्या करनी है, सारी की सारी रेमिटेंस करनी है, ठीक है। उसके अलावा this scheme can also be used for the outward remittance in the form of demand draft, either in the resident individual's name or in the name of the beneficiary, again the self declaration of the remitter in the format prescribed। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि सपोज इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी अभी कि पैसा आपने क्या करना है, अगर फॉरेन स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी कह रही है जी हमको ना $2,50,000 ही चाहिए जो आपके एलआरएस वाली लिमिट है। तो जो एडी है वो क्या कर सकता है, या तो स्टूडेंट को 2,50,000 सबमिट कर दे ताकि स्टूडेंट इसको 2,50,000 दे दे, और डायरेक्ट बेनिफिशियरी मतलब जिसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा सकता है, मतलब जो उसका डायरेक्ट बेनिफिट लेने वाला है, आप डायरेक्ट उसको भी क्या कर सकते हो, रेमिट कर सकते हो। सो ये ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अंडर दिस स्कीम क्या कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी फॉरेन करेंसी भी रख सकते हैं विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक। ये स्कीम इस चीज की उन्हें क्या देती है, परमिशन देती है, ठीक है। उसके बाद देर आर सम प्रोहिबिशंस कि जिसके रिगार्डिंग जो हमने अभी रेमिटेंस पढ़ी अंडर द एलआरएस स्कीम, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोहिबिशंस बताई गई हैं कि ये चीजें आप नहीं अलाउ करोगे, ये चीजें आपको अलाउड नहीं होगी। उसके अंदर सबसे पहला तो क्या आता है कि एलआरएस स्कीम के अंदर आप कोई भी अगर कैपिटल अकाउंट रेमिटेंस करना चाहते हो उसके लिए किसी भी तरीके की आपको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। अ बैंक शुड नॉट एक्सटेंड एनी काइंड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज टू रेजिडेंट इंडिविजुअल टू फैसिलिटेट कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस अंडर द स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सपोज जो हमारे पे फैमा रूल्स थे, फैमा रूल्स अगर किसी ट्रांजेक्शन को स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कर रहे हैं तो उस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग भी आप रेमिटेंस अलाउ नहीं करोगे, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है, अगर सपोज कोई कंट्री है जो कि एफएटीएफ की नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेररिस्ट की लिस्ट में आती है, उस केस के अंदर भी कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस अलाउड नहीं होंगी। एंड सपोज अगर कोई ट्रांजेक्शन है वो किसी भी तरीके से रिस्क पोज कर रही है कि टेररिज्म का एक्ट कमिट हो सकता है, उस केस में भी जो रेमिटेंसेज है वो परमिट नहीं करी जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास तीन रेमिटेंसेज आती हैं, तीन प्रोहिबिशंस आती है, सॉरी तीन प्रोहिबिशंस क्या है कि एक तो आपको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करनी है, सेकंड अगर किसी ट्रांजेक्शन के लिए आपको स्पेसिफिकली मना करा गया तो उस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग भी आपको रेमिटेंसेज अलाउड नहीं करनी है। उसके अलावा अगर कोई भी कंट्री एफएटीएफ की नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या टेररिस्ट की लिस्ट में आ जाती है, सॉरी टेरिटोरीज की लिस्ट में आ जाती है, उस केस के अंदर भी कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस अलाउड नहीं होंगी। इन केस कोई ट्रांजैक्शन है वो टेररिज्म के एक्ट की तरफ एक सिग्निफिकेंट रिस्क पोज कर रही है तो वो भी ट्रांजैक्शंस आपको परमिट नहीं करनी है। तो बेसिकली आपके पास टोटल तीन प्रोहिबिशंस आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉक्यूमेंटेशन बाय द रेमिटर्स, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है ताकि आप एलआरएस के अंदर क्या कर सको, रेमिटेंस कर सको।
तो टू पार्टिसिपेट इन द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS, इंडिविजुअल्स मस्ट डेजिग्नेट एन ऑथराइज्ड डीलर ब्रांच थ्रू विच और रेमिटेंसेस विल बी मेड, कि उनको जो ऑथराइज्ड डीलर होगा उनको एक डेजिग्नेट कर दिया जाएगा जिसको हम बोलेंगे डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड डीलर, एंड सारी की सारी ट्रांजेक्शन उसके थ्रू क्या होंगी, करी जाएंगी, सारी की सारी ट्रांजेक्शन उसके थ्रू परफॉर्म हमने करनी है। ठीक है, जो भी बंदा क्या करना चाहता है, रेमिट करना चाहता है, उसको एक फॉर्म A2 सबमिट करना है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन कम डिक्लेरेशन सबमिट करनी है कि मैं इतना पैसा रेमिट करना चाहता हूँ, इतना फॉरेन एक्सचेंज खरीदना चाहता हूँ, अप टू द लिमिट ऑफ USD 2,50,000। ठीक है, उसके बाद अगर आप रेमिटेंस कर रहे हो फॉर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, उसके लिए आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है। अगर आप करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो अप टू 25,000 USD, उस केस के अंदर पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। इससे अबव की ट्रांजेक्शन के लिए आपको पैन कार्ड सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सपोज आपने LRS स्कीम के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी या कुछ भी रेमिटेंस करी, उससे आपको कोई इनकम होती है, तो वो इनकम आप क्या कर सकते हो, अपने फॉरेन करेंसी के अंदर ही रिटेन करके रख सकते हो, उसकी रिपार्टिएशन अभी तक मैंडेटरी नहीं करी गई है। उसके बाद resident individuals who have made overseas direct investment within the LRS scheme must comply with the terms and conditions prescribed by the overseas investment guidelines, कि बेसिकली जो हमने अभी ऊपर देखा था कि LRS के अंदर अगर कोई भी रेमिटेंस करी गई है तो उसके ऊपर बाकी लगने वाली सारी की सारी रेमिटेंसेस की जो गाइडलाइंस है वो भी उसके ऊपर अप्लाई होंगी, उसको भी हमने क्या करना है, कंप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकम टैक्स क्लियरेंस। इनकम टैक्स क्लियरेंस में बेसिकली क्या आता है कि अगर किसी भी रेजिडेंट को, किसी भी नॉन रेजिडेंट को पैसा ट्रांसफर करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि जो भी पैसा रेमिट करने हैं इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर टैक्स पे हो चुका है। इसके लिए एक फॉर्म यूज होता है दैट इज नोन एज 15CA, 15CA एंड 15CB। ये दो फॉर्म्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाई करे जाते हैं। एक फॉर्म क्या होता है, सेल्फ सर्टिफिकेशन टाइप में वर्क करता है। एक फॉर्म क्या है जो चार्टर्ड अकाउंट सर्टिफाई करके देता है कि जो ये पैसा है, जो ये रेमिटेंस हम कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग जितने भी टैक्सेस थे वो क्या हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं, डिपॉजिट हो चुके हैं। उसके बाद फैसिलिटीज टू ग्रांट लोन टू NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, PIOs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्लोज रिलेटिव अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, कि एक पर्सन क्या है, वो NRI है या PIO है एंड वो हमारा क्या, एक रेजिडेंट का क्लोज रिलेटिव है, तो उसको LRS स्कीम के अंदर लोन ग्रांट करा जा सकता है। वो किस तरीके से करा जा सकता है हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या इस चीज की परमिशन है हमें, द आंसर इज यस। अगर आपको याद हो तो अभी हमने जो पढ़े थे कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, उसका जो 5th पॉइंट था दैट वाज एक्सटेंडिंग लोन्स इंक्लूडिंग लोन्स इन इंडियन रुपीज टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस हु आर रिलेटिव्स, कि आप रिलेटिव्स को क्या कर सकते हो, लोन एक्सटेंड कर सकते हो। तो हाँ, इसकी परमिशन हमें दी गई है। ठीक है, LRS स्कीम के अंदर। ओके, सो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स लैंड कर सकते हैं टू द NRIs और द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो उनके क्या है, क्लोज रिलेटिव्स, बाय वे ऑफ क्रॉस चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। बट उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, जो लोन है वो फ्री ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए एंड जो लोन की मिनिमम मैच्योरिटी है वो 1 साल होनी चाहिए, कि 1 साल से ज्यादा का वो लोन आपको इशू करना है। ठीक है, उसके बाद द लोन अमाउंट शुड बी विद इन द ओवरऑल लिमिट, कि 2,50,000 की लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ही आपने क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है। जो भी बंदा लैंड कर रहा है, जो भी रेजिडेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2,50,000 की जो लिमिट है वो एक्सीड ना हो। उसके बाद जो भी आपने लोन दिया है, या तो वो बोरोवर के पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा हो या उसके ओन बिजनेस पर्पस इन इंडिया के लिए वो यूज हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने लोन दिया है वो किसी भी तरीके से ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउड नहीं होना चाहिए जो इंडिया के अंदर क्या है, प्रोहिबिटेड है। तो वो इन्वेस्टमेंट बेसिकली कौन कौन सी है, चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज, और इन रियल एस्टेट बिजनेस, और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज एंड ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। बेसिकली इन 4 ट्रांजेक्शंस के लिए जो आपने लोन दिया उसका पैसा यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। इसके अंदर एक ये जो नोट है, ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट बिजनेस की, तो रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर टाउनशिप कंस्ट्रक्ट करना, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रेमिसेस, रोड बिजनेस कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता है। रियल एस्टेट बिजनेस में बेसिकली आता है जब आप स्पेकुलेशन की मदद से आप पैसा कमाना चाहते हो। तो अगर आप ये 4 ट्रांजेक्शन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको लोन ग्रांट नहीं करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद लोन आपको दिया कैसे जाएगा, तो जो भी NRI होगा या जो भी पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन होगा उसका क्या होगा, NRO अकाउंट होगा। NRO अकाउंट इज नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ठीक है, उसके अंदर पैसा क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, एंड उस क्रेडिट को क्या बोला जाएगा, एलिजिबल क्रेडिट बोला जाएगा। मतलब वो पैसा क्या कर सकता है, बंदा यूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने लोन प्रोवाइड करा उसको इंडिया से आप रेमिट नहीं कर सकते, इंडिया से उसको बाहर लेके नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद जो आपने लोन दिया आप उसकी रीपेमेंट करोगे, उसकी रीपेमेंट किस तरीके से करी जा सकती है, या तो आप इनवर्ट रेमिटेंस ले आओ, या अपने NRE अकाउंट से या NRO अकाउंट से, FCNR अकाउंट से डेबिट करवा के क्या कर सकते हो, आप उस लोन को पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने शेयर सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया था उसको बेच के भी क्या कर सकते हो, लोन का पैसा पे कर सकते हो।
ठीक है। दिस वाज अबाउट कि हम किस तरीके से लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर हमने अपने एनआरआई और पीआई क्लोज रिलेटिव को गिफ्ट प्रोवाइड करना है तो किस तरीके से करा जा सकता है अंडर द एलआरएस स्कीम। तो हम सबसे पहले गिफ्ट उनको दे सकते हैं, इसकी भी परमिशन हमें ऑलरेडी दी गई है। ये आती है हमारे पास करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है। पिछली वाली लोन वाली आ रही थी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की। तो सबसे पहले जो भी गिफ्ट दिया जाएगा दैट शुड बी क्रॉस चेक और थ्रू क्रॉस चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। दिया कैसे जाएगा, जैसे लोन दे रहे थे हम नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में या के अंदर हम क्या करेंगे, पैसा क्रेडिट करा देंगे। जो भी पैसा क्रेडिट करा जाएगा उसको एलिजिबल क्रेडिट बोला जाएगा। इसके ऊपर लिमिट लगने वाली है, वो 2,50,000 की लगने वाली है। एंड जो बंदा डोनेट कर रहा है, जो बंदा गिफ्ट कर रहा है, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे कि जो भी हमने गिफ्ट करा है वो टोटल एलआरएस लिमिट के अंदर ही आ रहा हो, ठीक है। सो दिस वाज एवरीथिंग, ऑल द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम 2,50,000 जिसके ऊपर लिमिट लगती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड फॉरेन नेशनल्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एनआरआई, एनआरआई कौन होता है, मीन्स अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एनआरआई कौन हुआ, एक पर्सन जो है तो सिटीजन, इंडिया का सिटीजन है बट क्या कर रहा है, इंडिया से बाहर रह रहा है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ऐसा सिटीजन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है बट वो क्या है, उसका बर्थ प्लेस क्या था, इंडिया के अंदर था, ठीक है। इसको अगर हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहें तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मींस अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान हु हैड, या तो उसके पास इंडियन पासपोर्ट हो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर क्या रखते हो, सिटीजनशिप रखते हो, या द पर्सन इज अ स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन और द पर्सन रेफर्ड टू इन ए एंड बी। तो दो डेफिनेशन इसके अंदर है, एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एनआरआई ऐसा बंदा, रेजिडेंट वो इंडिया का है बट कहां रह रहा है, सॉरी, एनआरआई एक ऐसा बंदा जो इंडिया का सिटीजन है बट रेजिडेंट किसी और कंट्री का। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ऐसा बंदा जो सिटीजन किसी और कंट्री का ही है बट वो इंडियन ओरिजिन रखता है। और इंडियन ओरिजिन की डेफिनेशन क्या है, या तो उसके पास इंडियन पासपोर्ट हो किसी भी टाइम पे, या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के पास क्या हो, इंडियन की सिटीजनशिप हो, या वो ए और बी कैटेगरी वाले किसी भी बंदे के साथ क्या हो, उसकी शादी हुई हो, वो उसका स्पाउस हो। तो उस केस में क्या बोला जाएगा, वो इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। एंड अगर वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट है तो वो क्या बन जाएगा, पीआईओ की डेफिनेशन के अंदर वो आ जाने वाला, ठीक है। सो एक एनआरआई और जो एक पीआईओ है वो रेमिट कर सकते हैं अप टू $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द बैलेंस हेल्ड इन हिज नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट और सेल प्रोसीड ऑफ एसेट, की जो उनके पास एनआरओ अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है या एसेट्स को बेच के जो पैसा आता है उसके अंदर से वो पर फाइनेंशियल ईयर $1 मिलियन की तक की रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं स्टडीज के लिए उनको भी हम क्या मानते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस मानते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी कि सिटीजन इंडिया के हैं बट रेजिडेंट कहीं और के हैं, उनको भी सारी की सारी जो फैसिलिटीज है वो एज पर एनआरआई की ही प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। एक एनआरआई है वो क्या कर सकता है, इंडिया से रेमिटेंसेस रिसीव कर सकता है अप टू $1 lakh from close relatives in India on self declaration towards maintenance which would include remittances toward their studies also। कि स्टूडेंट्स को हमने एनआरआई बोल दिया, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इंडिया से अपने क्लोज रिलेटिव से पैसा रिसीव कर सकते हैं फॉर टुवर्ड्स मेंटेनेंस फॉर स्टडीज ऑल्सो अप टू द $1 lakh पर फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद अप टू $1 million पर फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ एसेट बैलेंसेस इन देयर एनआरओ अकाउंट मेंटेन विद एन ऑथराइज्ड बैंक इन इंडिया। जो हम ऊपर पढ़ के आए कि एनआरओ अकाउंट के अंदर अगर पैसा आया थ्रू सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट तो उसको भी क्या कर सकते हैं, आप $1 मिलियन तक रेमिट करवा सकते हैं, ठीक है। आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर $2 लाख तक भी क्या कर सकते हैं, रेमिट करवा सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली रेमिटेंस फैसिलिटीज में क्या क्या देखा, एनआरआई की डेफिनेशन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की डेफिनेशन एंड उसके ऊपर क्या लिमिट्स लगती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेमिटेंस ऑफ करंट इनकम। करंट इनकम बेसिकली ऐसी इनकम जो करंट अकाउंट के अंदर आती है, लाइक रेंट, डिविडेंड, पेंशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा। इनको क्या कहा जाएगा, परमिसेबल डेबिट की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा कि एनआरआई क्या कर सकते हैं, अपने एनआरओ अकाउंट में इन इनकम का पैसा क्या कर सकते हैं, रिपार्टिएट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे एनआरआई जो कि एनआरओ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि इस इनकम के अगेंस्ट जो भी टैक्सेस थे उनको क्या कर दिया गया है, पे कर दिया गया। अगर वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद ही क्या करी जाएगी, आपको रेमिटेंस अलाउ करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी एनआरआई है, जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनके पास ऑप्शन है कि वो अपनी करंट इनकम को किसके अंदर क्रेडिट करा सकते हैं, तो टू देयर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट दैट इज एनआरई अकाउंट के अंदर क्रेडिट करवा सकते हैं। बट ये क्रेडिट तभी अलाउ करा जाएगा जब
ऑथराइज्ड डीलर सेटिस्फाई हो जाएगा कि इस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट जो भी टैक्स है या तो वो प्रॉपर्ली डिडक्ट कर दिया गया या उसके अगेंस्ट जो भी कंडीशंस थी वो प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है इस रेमिटेंस के रिगार्डिंग? द रेमिटेंस फैसिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल टू द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल एंड भूटान। कि अगर आप इन कंट्रीज के क्या हो सिटीजंस हो तो उस केस के अंदर आपको क्या करी जाएगी, रेमिटेंसेस सेल प्रोसीड की रेमिटेंसेस अलाउड नहीं करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद द फैसिलिटी ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ अदर फाइनेंशियल एसेट इज नॉट अवेलेबल टू द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। कि अगर आप इन 4 कंट्री के रेजिडेंट्स हो, किसी भी तरीके की सेल प्रोसीड आपको रिपार्टेड करने की अलाउड नहीं करी जाएगी। बट अदर देन दिस 4 कंट्री जो हमने ऊपर लिस्ट पढ़ी, वो अदर फाइनेंशियल एसेट्स बेच के उसकी सेल प्रोसीड को रेमिट करवा सकते हैं, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल को रेमिट करना अलाउड नहीं। टैक्स कंप्लायंस में सेम चीज है कि रेमिटेंस टू द नॉन रेजिडेंट तभी अलाउ करी जाएगी जब जो भी रेमिटेंट है वो एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड करे एंड सर्टिफिकेट दे चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि जो भी पैसा है उसके रिगार्डिंग क्या कर दिया गया है, जो भी टैक्सेस थे वो पे कर दी गई हैं, उनको प्रॉपर्ली डिडक्ट कर दिया गया है। जो ये स्पेसिफाइड हमें फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया गया, दैट इज फॉर्म 15CA 15CB। ठीक है, 15CA 15CB वही एक सेल्फ डिक्लेरेशन एंड एक क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्टिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस टू द ऑथराइज्ड पर्सन की जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होंगे उनको जब अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी फैमा एक्ट की रेगुलेशंस है उनको अच्छे से पढ़ना है, उनको स्टडी करना है और उसके बेसिस पे सारे चीजों के बारे में एक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद रिजर्व बैंक ने, हमने ये पहले भी डिस्कस करा था भी, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स प्रेस्क्राइब नहीं करे गए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं। बट हमारे पास क्या है, सेक्शन 10 ऑफ द फैमा एक्ट का सब सेक्शन 5 है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि ऑथराइज पर्सन को क्या क्या देखना है। जो भी पर्सन ट्रांजेक्ट कर रहा है उसको उससे एक डिक्लेरेशन लेनी है एंड इन्फॉर्मेशन लेनी है जिससे वो खुद को सेटिस्फाई कर सके कि जो भी ये ट्रांजेक्शन है वो बोनाफाइड है एंड वो किसी भी तरीके से फैमा एक्ट की वोलेशन नहीं करनी। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या कहा गया, हमने कोई डॉक्यूमेंट्स प्रेस्क्राइब नहीं करे हैं, बट सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द फैमा एक्ट 1999 हमें क्या कर देता है कि हमें ये बोलता है कि आपको एक तो डिक्लेरेशन ले लो और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लो। तो आप वो डिक्लेरेशन एक तो ले सकते हो और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप उनसे क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तो सेम वही कि with a view to maintaining uniform practices, authorized dealers may consider requirements or documents to be obtained by their branches to ensure compliance with the provisions of the subsection 5 of section 10। कि वही कि आपको हमने डायरेक्ट नहीं बताया लेकिन हमने आपको इनडायरेक्टली बोल दिया कि आप अपने आप ऐसी इन्फॉर्मेशन जरूर लो जिससे आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सको। तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं जिससे आप उस सबसेक्शन का और सेक्शन 10 का क्या कर सको, कंप्लाई कर सको। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई पेमेंट करना चाहते हो अदर देन द इंपोर्ट एंड जो रेमिटेंस है कवरिंग इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शंस, ठीक है, इनके अलावा इंपोर्ट या रेमिटेंसेस कवरिंग इंटरमीडिएटरी ट्रेड ट्रांजेक्शन के अलावा कोई पेमेंट करना चाहते हो तो एप्लीकेंट को क्या करना है, फॉर्म A2 भरना है। ठीक है, फॉर्म A2 भर के किसको देना है, बैंक को देना, उसके बेसिस पे क्या करी जा सकती है, रेमिटेंस करी जा सकती है। ठीक है, बैंक को क्या करना है, जो भी फॉर्म A2 उन्होंने लिए हैं उनको एटलीस्ट 1 साल तक अपने पास रिटेन करके रखना है। उसके साथ साथ जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उससे लिए हैं वो भी उनको रिटेन करके रखने हैं ताकि जो इंटरनल ऑडिटर्स है अगर वो चाहे उसके टाइम टू टाइम में क्या कर सके, वेरिफिकेशन कर सके। ठीक है, उसके बाद अगर कोई करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है जिसका अमाउंट $25,000 से नीचे है तो आपने क्या करनी है, एक सिंपल लेटर लेनी है जिसके अंदर बताना है कि नेम क्या है, बंदे का एड्रेस क्या है, एप्लीकेंट कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, एटसेट्रा, वो डिटेल देनी है एंड उसके बेसिस पे क्या करी जा सकती है, आपको रेमिटेंस अलाउ करी जा सकती है। बट बैंक्स को उस केस में क्या करना है, अपने पास एक डमी A2 फॉर्म भर के अपने पास रखना है ताकि क्या करा जा सके, स्टैटिस्टिकल इनपुट दिया जा सके। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज है कि जो हमने $25,000 वाली कंडीशन देखी है ये तभी अलाउ करी जाएगी जब जो भी पेमेंट हमें दी गई है वो किसके थ्रू दी गई हो, या तो चेक ड्रॉन के थ्रू दी गई हो या एक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दी गई हो, तो उस केस में ही आपको 25,000 की रेमिटेंस है ऑन अ बेसिस ऑफ सिंपल लेटर क्या कर दी जाएगी, अलाउ कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद ताकि रेमिटेंसेस और पेपर वर्क को कम करा जा सके, फॉर्म 2 की हमने क्या अलाउ करनी है, ऑनलाइन सबमिशन अलाउड करनी है। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी ऑनलाइन अपलोड करने या सबमिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसी ट्रांजेक्शंस या ऐसी रेमिटेंसेस जिनके लिए किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन जरूरत नहीं है, लाइक LRS के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी थी, वो सिर्फ फॉर्म A2 के बेसिस पे भी क्या करी जा सकती है, परमिट करी जा सकती है। इनके ऊपर बेसिकली लिमिट क्या थी जिनको ऑनलाइन सबमिशन की अलाउड करी गई है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल्स जिनको $25,000 की ट्रांजेक्शन करनी है एंड
और कॉर्पोरेट जिनको यूएसडी $1 लाख की ट्रांजेक्शन करनी है उनको ऑनलाइन सबमिशन की क्या दी जा सकती है, परमिशन दी जा सकती है, ताकि पेपर वर्क को रिड्यूस करा जा सके एंड फॉरेन रेमिटेंस के वर्क को ईज करा जा सके। ठीक है, उसके बाद ease of transaction for the customers within the ambit of the statutory regulatory provisions of appropriate changes in technology or operating procedure may be carried out by the authorized dealer banks immediately। वही कि आप अपने आप को ताकि ट्रांजेक्शन को ईज करा जा सके, बेटर करा जा सके, जो भी इसके रिगार्डिंग आपको अपनी टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर चेंजेस करने हैं आप उसको इमीडिएटली चेंज करो ताकि इस चीज को फैसिलिटेट करवाया जा सके। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन लिए हैं या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ली है उसको अपने पास क्या रखना है, आपको एक रिकॉर्ड बना के रखना है। एंड इन केस कोई एप्लीकेंट है वो या तो कंप्लाइज नहीं करता है या कंप्लाई करने से रिफ्यूज कर देता है, तो ऑथराइज डीलर क्या करेगा, ट्रांजेक्शन करने से ही रिफ्यूज कर देगा। ठीक है, एंड उसमें वो रीजन बताएगा कि आपने रिफ्यूज क्यों करी है। एंड अगर उसको लगता है कि बंदा इसलिए नहीं कंप्लाई कर रहा क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहा था, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा था, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस चीज को आरबीआई को भी रिपोर्ट कर दोगे। उसके बाद रिजर्व बैंक है, Reserve Bank of India will not issue any transaction under the FEMA regarding the procedure to be followed in respect of deduction of tax at source while allowing remittances to the non residents। हमने अभी ऊपर देखा था कि अगर नॉन रेजिडेंट को कोई भी पेमेंट करनी है तो उसके अंदर हम ये इंश्योर कराना है कि इस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग जो भी टैक्सेस थे वो क्या हो चुके हैं, पे कर दिए गए हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस रिगार्डिंग किसी भी तरीके की गाइडलाइंस इशू नहीं करेगा, बट इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर बैंक टू एंश्योर दैट कि जो भी टैक्सेस थे वो क्या कर दिए गए हों, पे कर दिए गए हों। ठीक है, जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन्हें ये चेक करना है कि जो भी केवाईसी गाइडलाइंस है या जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की गाइडलाइंस है उनको कंप्लाई करा गया हो। उसके बाद जो एप्लीकेंट्स हैं हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा एप्लीकेंट है जो रेमिट करना चाहता है उसका अकाउंट हमारे पास एटलीस्ट 1 ईयर से पहले का होना चाहिए। इन केस जो हमारा कस्टमर है वो क्या है, न्यू कस्टमर है, मतलब उसका 1 साल पुराना अकाउंट नहीं है, तो हमें प्रॉपर क्या करनी है, ड्यू डिलिजेंस करनी है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट। उसके बाद ऑथराइज्ड डीलर्स को क्या लेनी है, प्रीवियस ईयर की क्या लेनी है, उनसे स्टेटमेंट लेनी है, ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जो बंदा पैसे रिमिट कर रहा है वो उसके खुद के सोर्स ऑफ फंड से ही आ रहे हैं। इन केस उसके पास बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करे, अपनी रिटर्न की या इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो भी लेटेस्ट होगा उसकी कॉपी प्रोवाइड करे। बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि हमें ये इंश्योर कराना है कि जो भी पैसा रिमिट करा जा रहा है वो पर्सन का खुद का है, उसके खुद के सोर्स ऑफ फंड से ही वो पैसा उसके पास आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, जो भी ऑथराइज्ड डीलर है उसको ये इंश्योर करना है जो भी पेमेंट रिसीव हुई है आउट ऑफ द फंड्स बिलोंगिंग टू द पर्सन सीकिंग टू द मेक द रेमिटेंस, वही कि जो भी बंदा पैसा रिमिट कर रहा है उसके खुद के सोर्स ऑफ फंड से ही वो पैसा रिमिट हो रहा हो, ऐसा ना हो कि कहीं और से वो पैसा लाके उसको रिमिट करवा रहा हो। ठीक है, वो पैसा किस तरीके से बैंक को दे सकता है, बाय द चेक दे सकता है, अपने अकाउंट में डेबिट करा सकता है, डिमांड ऑर्डर या पे ऑर्डर दे सकता है। उसके बाद वो अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड से भी क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है फॉर द रेमिटेंस। अगर वो इन चीजों का यूज कर रहा है तो हम यही कहेंगे कि वो उसने क्या करा है, अपने ही सोर्सेज ऑफ फंड से पैसा पे कर रहा है, अपने ही सोर्सेज ऑफ फंड से रेमिटेंस करी है। ठीक है, उसके बाद जो भी इनएलिजिबल एंटिटीज होंगी जो हमने लिस्ट अभी पढ़ी थी, इनएलिजिबल एंटिटीज को भी किसी तरीके से रेमिटेंस करने की अलाउंस नहीं दी जाएगी। तो बेसिकली authorized dealer bank should certify that remittance is not being made directly or indirectly by or to the ineligible entities, कि ना ineligible entities के द्वारा या ना ineligible entities को किसी भी तरीके रेमिटेंस करी जा रही है। उसके बाद बैंक को किसी भी तरीके की क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं देनी है फॉर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, हम ऑलरेडी अंडर एलआरएस पढ़ चुके हैं। उसके बाद बैंक को क्या करना है, अपने पास एफएटीएफ की जो भी नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज टेरिटरीज की लिस्ट आती है, ठीक है, उसके अपने पास एक रिकॉर्ड रखना है ताकि जो भी इन केस किसी भी तरीके का एक्शन लेने की नीड पड़े तो वो एक्शन लिया जा सके। ठीक है, आप जो लिस्ट है वो लेकर आ सकते हो, एक वेबसाइट है www.fatf/gafi.org। आप क्या कर सकते हो, वहां से एफएटीएफ की नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज एंड टेरिटोरीज की क्या ले सकते हो, लिस्ट अपने पास ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने रेमिटेंसेस करी हैं उसको क्या करना है, आपको अपनी आर रिटर्न जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी, पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ी थी कि बैंक्स को अपने पास कुछ रिटर्न्स भेजनी होती है, उसके अंदर हमने एक आर रिटर्न पढ़ा था, उसके अंदर हमने कहा था कि आपको फॉरेन रेमिटेंसेस की डिटेल देनी होती है, वो पॉइंट यहां से लिंक हो रहा है। तो इस स्कीम के अंदर जो भी आपने रेमिटेंसेस करी हैं उसको आपको अपनी आर रिटर्न के अंदर क्या करना है, रिपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने ऊपर देखा था कि 25,000 वाला जो केस है तो उस केस में सिर्फ लेटर जाती है, उस केस में फॉर्म ए2 नहीं भरते हैं। तो बैंक्स को क्या करना था, अपने पास डम्मी ए2 बनाना था, तो बैंक्स ने क्या करना है, फॉर्म ए2 बनाना है। इनकेस रेमिटेंस क्या है, $25,000 से नीचे है, ताकि क्या करा जा सके, उसकी जो क्या है अमाउंट की जो भी रिपोर्टिंग है वो प्रॉपरली करी जा सके।
उसके बाद बैंक्स को इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है अबाउट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, टोटल अमाउंट रेमिटेड ऑन मंथली बेसिस, कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे और कितना अमाउंट रेमिट करा गया है। मंथली बेसिस पे आपको ये चीज सबमिट करनी है टू द आरबीआई, एंड करनी किसके थ्रू है? ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के थ्रू। ओआरएफएस भी हमने सेम चैप्टर में डिस्कस करा था कि कुछ रिटर्न्स है वो किसके थ्रू जाती है, सिर्फ ओआरएफएस के थ्रू ही जाती हैं। तो जो आर रिटर्न जा रही है जिसके अंदर रेमिटेंस की डिटेल देनी है वो किसके थ्रू आपने सबमिट करानी है? ओआरएफएस के अंदर, ओआरएफएस के थ्रू आपको सबमिट करवानी है। ठीक है। पी पॉइंट में बेसिकली क्या आता है, अभी बीच में क्या शुरू हो गया था, फॉरेन बैंक्स और इंडियन बैंक्स क्या कर रहे थे, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे थे एंड लोगों को बोल रहे थे आप फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा डिपॉजिट कराओ, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, ओवरसीज के अंदर पैसा भेज सके। ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रांजेक्शंस क्या, ये एडवर्टाइजमेंट्स क्या करी थी, लोगों को रेजिडेंट इंडिविजुअल के साथ हो सकता था धोखा हो जाए। ठीक है। उसके बाद ऐसी फॉरेन एंटिटीज जिनका इंडिया के अंदर ऑपरेशनल प्रेजेंस ही नहीं है वो भी एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। तो उससे क्या हुआ, सुपरवाइजरी कंसर्न्स अराइज हुए। तो गवर्नमेंट एक गाइडलाइन लेके आई कि अगर किसी भी बैंक को, चाहे वो इंडियन हो फॉरेन हो, चाहे उसका इंडिया में ऑपरेशन हो ना हो, अगर वो किसी भी तरीके की फॉरेन करेंसी स्कीम को मार्केट करना चाहता है तो उसको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग कि आप किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे रिगार्डिंग द फॉरेन रेमिटेंस। ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट भी खत्म होता है, दैट वाज कि फॉरेन रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। अब हमारा जो पार्ट बचता है दैट इज एक्विजिशन, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है। आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए आईबीएफ लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर आईओएस यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।